हेलो क्लास में डॉक्टर स्वप्निल चौधरी। आज हम ऑफ्थेल्मोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डाइक्रोसिस्टाइटिस। देखो, डाइक्रोसिस्टाइटिस दो शब्द है, एक है लैक्रिमल डक्ट के संबंध में और दूसरा है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की संबंध में। जहां पे लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाएगी वहां पे इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन आएगा, पस का निर्माण होगा, वाटरिंग रहेंगी। ये सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि डाइक्रोसिस्टाइटिस है। आपके अभी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रहा है, देखो ये फोटो आपको दिख रहा है जिसमें हमारी नाक के बाजू में, हमारी नाक और आंख के बीच में एक बड़ी पुली हमको यहां पे दिख रही है। ये जो गांठ है ये थोड़ी पीली है, यहां पे इसका एक ओपनिंग हमें दिख रहा है। अभी एनाटॉमिकली अगर एक डॉक्टर की तहत स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाक और कान के बीच में एक लैक्रिमल डक्ट होती है। हमने लैक्रिमल सैक के लेक्चर में, इफिफोरा के लेक्चर में, ड्राई आइज के लेक्चर में लैक्रिमल सैक देखी है। जैसे कि हमने आयुर्वेद सिलेबस देखते वक्त भी ये देखा था, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल डक्ट, नेसोलैक्रिमल डक्ट, ये तीन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें डाइक्रोसिस्टाइटिस देखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम देख रहे थे डाइक्रोसिस्टाइटिस, उसमें सबसे पहले हमने उसको शब्द कैसा तैयार हुआ ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंफ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक इज कॉल्ड डाइक्रोसिस्टाइटिस। इट may occur into two forms, congenital and adult। कंजेनाइटल जो बच्चों को पहले से होगा, जो जन्मता होगा, जो बच्चों को जन्मता ही का नाक आंख में से पानी आ रहा है, कंटिन्यू वाटरिंग है, यहां पे उसको सूजन है, तो हमें समझना है डाइक्रोसिस्टाइटिस है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कुछ सैक सिरिंजिंग जैसे टेस्ट होते हैं, प्रोब टेस्ट होते हैं, ये हम आगे आगे देखेंगे। लेकिन आपके ओपीडी में कैटरेक्ट का पेशेंट पोस्ट करते वक्त जो प्री-ऑप में सबसे पहले देखने होता है वो एक होता है इंपॉर्टेंट डाइक्रोसिस्टाइटिस। इसलिए हम सैक सिरिंजिंग करते हैं, समझे। सुपीरियर और इंफीरियर जो दोनों कैनालिकुला है जहां से ये वाटर पास होगा, ये लैक्रिमल डक्ट जिसे हम कहेंगे, ये डक्ट कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ये देखा जाता है प्री-ऑप में। अगर प्री-ऑप में डाइक्रोसिस्टाइटिस है पेशेंट की केस कैटरेक्ट की पोस्टपोन की जाती है, क्योंकि हम जहां पे स्क्लेरा से एसी में एंट्री करेंगे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंडल ऑप्थाल्माइटिस बैठ सकता है, रेटिनल चेंजेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा इन्फेक्शन विजन लॉस कर सकती है। इसलिए भी डाइक्रोसिस्टाइटिस का अलग एक महत्व है। ये हो गई जनरल डाइक्रोसिस्टाइटिस के बारे में सभी बातें। अब हम देखेंगे एक्चुअल इसको हम एग्जाम में कैसे लिखे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके स्टेजेस क्या है। तो डाइक्रोसिस्टाइटिस का सबसे पहला दो प्रकार में वर्गीकरण होगा, एक होगा कंजेनाइटल, एक होगा अडल्ट। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक इज कॉल्ड द क्या, डाइक्रोसिस्टाइटिस। अभी देखो आगे हम देखेंगे डाइक्रोसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक, ये हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे एक एक उसके प्रकारों में से डिटेल वर्णन। पहला तो होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब क्या, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक ऑकरिंग इन न्यूबॉर्न इन्फेंट। नया नया बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ, न्यूबॉर्न बेबी, उसके नाक और आंख के बीच में लैक्रिमल सैक, वहां पे आ गई सूजन, उसको कह दिया हमने कंजेनाइटल डाइक्रोसिस्टाइटिस। क्यों होगा कंजेनाइटल ब्लॉकेज की वजह से होगा, लैक्रिमल नेसोलैक्रिमल डक्ट के, मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन की वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल डेब्रिस मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन इन द अपर एंड नियर लैक्रिमल सैक। कंजेनाइटल डाइक्रोसिस्टाइटिस आर स्टेफिलोकोकाई, निमोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वजह से हो सकता है। चार वजह हमने देखी। सबसे पहले तो ब्लॉकेज है कहां पे, नेसोलैक्रिमल डक्ट में। दूसरा क्या है, ये तो स्टेफिलोकोकाई की वजह से हो सकता है, निमोकोकाई की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है।
इपिथेलियल डेब्रिस की वजह से हो सकता है, या मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन वहां पे होने की वजह से हो सकता है। इसके बाद देखो दोस्तों, हम कंजेनाइटल देख रहे हैं। कंजेनाइटल मतलब बच्चे को जन्मता ही ये हो गया है, कंजेनाइटल हो गया। उसके बाद क्या किया, मां ने कंप्लीट किया। जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, आंख में से कंटिन्यू पानी बह रहा है। क्यों बह रहा है पानी, क्या हो गया है, बच्चों को समझ में नहीं आता। लैक्रिमल सैक की मसाज, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, बोलते हैं लैक्रिमल सैक की मसाज करो, नहीं, ये सब जगह पे अप्लाई नहीं होता। हमें चेक करना होता है कहीं ये कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस तो नहीं है। हमने उसके कारण देख लिए, लेकिन हमें कैसे पहचान में आएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हो जाएगा कि ये एनी अदर इंफ्लेमेशन नहीं है, यहां पे कुछ जख्म वगैरह नहीं हुई है, यहां पे किसी चींटी ने काटा इसलिए सूजन नहीं आई है, ये लैक्रिमल सैक का ही, समझे, ये डिसीज लैक्रिमल सैक का ही है, ये डेक्रोसिस्टाइटिस ही है। ये कैसे समझेगा, सबसे पहले इपीफोरा। क्या होता है इपीफोरा, देखो यहां पे आपको दिख रहा है इपीफोरा, कंटिन्यूअस 7 डेज डेट अपना बर्थ होने के बाद वहां पे अगर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, पीला पीला, मराठी में कहते हैं चिपड़े येत आहेत, चिपड़े लहान बाळाचे येत आहेत, डोळे चिपकता आहेत। 7 दिवस झाले जन्मानंतर हेच होतंय, कंटिन्यूअस पानी बह रहा है, समझे, क्योंकि वहां पे उसका नेसोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। रिगर्गिटेशन एक टेस्ट है, हमें कंफर्म करना है, कैसा करना है, एक टेस्ट है, ये अगर पॉजिटिव आ जाती है हमारा कंफर्म हो जाता है कि ये डेक्रोसिस्टाइटिस ही है। कैसा, अगर हम यहां पे प्रेशर देंगे, सैक एरिया यहां देखो आपको देख रहा है सैक एरिया, ये सैक एरिया यहां पे अगर हम प्रेशर देंगे, ये नीचे के पिक्चर में ये सैक एरिया, यहां पे अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, यहां से तुरंत डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा। डिस्चार्ज बाहर आ गया, समझ लेना है ये डायक्रोसिस्टाइटिस ही है। स्वेलिंग होगी वहां पे सैक एरिया पे, अपियरिंग स्वेलिंग, समझे, इपिफोरा, रिगर्गिटेशन एंड स्वेलिंग, 3 चीजें जन्मतः बच्चे पे दिखने लगी, समझ जाना है ये कंजेनाइटल डायक्रोसिस्टाइटिस है। इसको किसके साथ हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइटिस के साथ में, लैक्रिमल एब्सेस के साथ में, फिस्टुला फॉर्मेशन के साथ में। लेकिन अगर ऊपर के 3 लक्षण यहां पे दिख रहे हैं, आपको समझ जाना है, दूसरा कुछ नहीं है। अब ये हो गया तो फिर करना क्या है, चलो मानो कि ये प्राइमरी लेवल पे हमारी समझ में आ गया, पहले ही दिन ये समझ में आ गया, हम कह देंगे भाई वहां पे लैक्रिमल मसाज करो, जो कि हमारे ओपीडी में बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों को लेके आती है, कहती है कंटिन्यूअस पानी बह रहा है, क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं दोनों उंगलियां ऐसी लेनी है, यहाँ पे लैक्रिमल सैक होती है, जो फॉर्म तो होती है लेकिन इसका पैसेज जो होता है वो फ्री नहीं हुआ होता, उसका जो ड्रेनेज है वो फ्री नहीं होता। तो क्या करना है, यहाँ पे हाथ रखना है और ये धीरे 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 ऐसा 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 मसाज करना है, जो कि बचपन में हमारी दादी छोटे बच्चे को नहलाती थी, नाक पे ऐसा हाथ रखती थी, ये मसाज करती थी। इसकी वजह यही थी कि लैक्रिमल सैक, वहां का जो ड्रेनेज का पैसेज है वो क्लियर हो जाए। पहली ट्रीटमेंट मसाज, दूसरी टॉपिकल एंटीबायोटिक देना है आपको। टॉपिकल एंटीबायोटिक आप ऑक्सी दे सकते हो, टोबाएफ वहां पे हम दे सकते हैं 6 to 8 वीक के आगे, ओके। देन लैक्रिमल सिरिंजिंग, अभी लैक्रिमल सिरिंजिंग कब करना पड़ेगा, अगर मसाज या टॉपिकल एंटीबायोटिक से ये नहीं हुआ तो नॉर्मल सलाइन लेके, जो हमारा इंफीरियर कैनालिकुला है, हमारा ड्रेनेज का मुख है, जहां पे ड्रेनेज ओपन होगा इनर कैंथस के पास, वहां से हम सिरिंज पुश करेंगे, वहां से सलाइन पास होती है कि नहीं देखेंगे। बच्चों को अगर वो जस्ट पीने जैसा एक्शन किया तो समझ जाएंगे चालू है, लेकिन प्रेशर की वजह से नीचे जा ही नहीं रहा है, ऊपर ही आ रहा है, सैक सिरिंजिंग क्या हो गया, वहां पे डायक्रोसिस्टाइटिस ये कंफर्म हो गया। फिर लैक्रिमल क्या करना है, वहां पे सिरिंजिंग करते रहना है, कुछ छोटा मोटा ब्लॉक होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद प्रोबिंग, इससे भी नहीं निकला, किससे, लैक्रिमल सिरिंजिंग से नहीं निकला, फिर क्या करना है, प्रोबिंग करना है। प्रोबिंग कैसे होगी, एक बाउमन प्रोब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वहां अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको ये निकालता है। इंटुबेट विथ सिलिकॉन ट्यूब,
ये आगे की ट्रीटमेंट है, बहुत यहाँ पे इतना हमें करना नहीं पड़ता है। बहुत रेयर केस में हम सिलिकॉन ट्यूब का वहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे डाइक्रोस DCR। सर्जरी हमारी राइनोस्टोमी, डाइक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी, क्या करना है वहाँ पे, अगर 4 साल का बच्चा हो गया और ये अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको DCR करना ही पड़ता है, फ्लैप या ओपन। इसके अलग अलग प्रकार है जो मैं सर्जरी के बारे में जब सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हम करेंगे, समझे। हमने पहला प्रकार क्या देख लिया, कंजेनाइटल देख लिया। कंजेनाइटल के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देखेंगे, क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस, अडल्ट को होने वाला डाइक्रोसिस्टाइटिस। उसमें क्या है, क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस मोर कॉमन देन द एक्यूट, बच्चों को बहुत कम बार होगा लेकिन बाद में होने वाले पेशेंट में इसका प्रमाण क्या है, बहुत ज्यादा है। ये प्रमाण क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर है ये हम सबसे पहले देखेंगे, ये क्यों ज्यादा है, किसको ज्यादा है, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा होता है, कौन से सेक्स में ज्यादा होता है, कौन से वंश में ज्यादा होगा, क्या ये हेरिडेटरी होता है, क्या ये हमारे हाइजीन के ऊपर डिपेंड है। तो ये सब हम देखेंगे। एज के बारे में हम देखेंगे तो 40 से 60। सेक्स के बारे में ये फीमेल में 80% होता है रेस, निग्रोज में ये रेरर है, ओके, व्हाइट की कंपेयर अगर करें तो। सोशियो इकोनॉमिक जिनका कंडीशन लो है, जो हाइजीन अच्छे से नहीं करते हैं, पुअर पर्सनल हाइजीन रखते हैं, खुद के आंख अच्छे से हाथ धो के आंखों को नहीं लगाते हैं, आंखों को कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है वहां को इग्नोर करके अपना ही काम करते रहते हैं, तो ये उसके हो गए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। इसके बाद देखो दोस्तों, अब आएगा क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस का अगला पॉइंट, जो कि होगा ये क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस क्यों होगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिस ऑफ टीयर इन लैक्रिमल सैक। क्या होगा, एनाटॉमिकल रीजन क्या होगा, एक तो वहां का जो बोनी कैनाल है ये नैरो है, ओके, एक्सेसिव मेम्ब्रेनस फोल्ड वहां पे नासोलैक्रिमल डक्ट में है, कोई फॉरेन बॉडी जाके वहां पे अड़क के बैठी है, ज्यादा लैक्रिमेशन वहां पे होता है, और थोड़ा इन्फ्लामेशन वहां पे हो, या कोई नासोलैक्रिमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन ही हो, इसकी वजह से भी ये होता है। इसका और एक होगा कि ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कुछ होगा, ऑर्गेनिज्म के कुछ कॉज है तो है, स्टेपिलोकोकाई जो मैंने कंजेनाइटल में भी बताया था, निमोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, सुडोमोनास, पायोसाइनिया, ये भी इसके क्या है, वजह है। अगर हम स्टेपिलोकोकस का इन्फेक्शन आंखों के वहां पे होता है तो भी डाइक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। अब ये डाइक्रोसिस्टाइटिस जो क्रोनिक है, इसके 4 वर्गीकरण किए गए, इसके 4 स्तरों पे इसको मापा गया कि ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, ये चौथा स्टेज है। ऐसे कितने स्टेज है, तो 4 स्टेज। डाइक्रोसिस्टाइटिस LAQ बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। पहला स्टेज कैटरल डाइक्रोसिस्टाइटिस, दूसरा लैक्रिमल म्यूकोसिल, तीसरा क्रोनिक सुपुरेटिव डाइक्रोसिस्टाइटिस, चौथा क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। कैसा ध्यान में रखना है, पहला कैटरल डाइक्रोसिस्टाइटिस क्या होगा, इसमें छोटा सा माइल्ड इन्फ्लामेशन होगा, छोटा सा माइल्ड इन्फ्लामेशन होगा, लैक्रिमल सैक एसोसिएट वहां पे नासोलैक्रिमल डक्ट के साथ, वाटरिंग कंटिन्यू रहेंगी सिर्फ, बाकी कुछ लक्षण वहां पे नहीं दिखेंगे। ऑन सिरिंजिंग द लैक्रिमल सैक आइदर क्लियर फ्लूइड और फ्यू फाइब्रिनस म्यूकॉइड फ्लेक रिगर्गिटेशन होगा, ऊपर आएगा लेकिन माइल्ड, क्या माइल्ड वहां पे कुछ फाइब्रिनस म्यूकोसिड हमको मिलेंगे। ये हो गया पहला स्टेज। ज्यादा यहाँ पे डाइक्रोसिस्टाइटिस हमें समझ में ही नहीं आता, थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा वाटरिंग होगा, रिगर्गिटेशन टेस्ट में थोड़ा सा ही वहां पे कुछ मैटर आएगा। लेकिन दूसरा जो स्टेज है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, स्टेज ऑफ लैक्रिमल म्यूकोसिल, ये सेकंड स्टेज है, बढ़ता ही जा रहा है। पहले स्टेज में हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो ये स्टैग्नेशन, इट फॉलो क्रोनिक स्टैग्नेशन। कॉज क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ लैक्रिमल सैक। इट इज कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट इपिपोरा, कंटिन्यूअस पानी बह रहा है। पेशेंट आया हमारे पास, बोल रहा है सर जी बहुत सारा वाटरिंग होता है, ऐसा लगता है कि मैं रो रहा हूं। सामने वाले लोग, आजू बाजू वाले लोग कहते हैं कि आंख में से इतना पानी क्यों आ रहा है, कुछ रो तो नहीं रहा है। ऐसी कंप्लेंट हमें बताता है और बताते वक्त यहाँ पे हाथ रखता है, क्योंकि यहाँ पे उसको थोड़ा पेन भी होते रहता है। ओके, स्वेलिंग रहेगा कहां पे,
इनर कैंथस के थोड़े से नीचे थोड़ा सा स्वेलिंग और रहेगा पहले स्टेज से। मिल्की म्यूकोसिड फ्लूइड रिगरगिटेट, थोड़ा रिगरगिटेशन टेस्ट किया, मिल्की म्यूकोसिड फ्लूइड वहां पे जिलेटिनियस सब्जेंट जैसा रहेगा वो ऊपर आएगा। Sometime due to continued chronic infection, opening of both the canalicula into the sac are blocked and large fluctuate swelling is seen. The inner canthus with the negative regurgitation test, negative भी आएगा sometime, उसको हम एंसेस्टेड म्यूकोसिल कह सकते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पिक्चर में ये सेकंड स्टेज आपको दिख रही है। थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डाइक्रोसिस्टाइटिस, सुपुरेशन, पस फॉर्म हो गया ड्यू टू द पायोजेनिक इंफेक्शन। अब सेकंड स्टेज में भी हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ड्यू टू द पायोजेनिक इंफेक्शन द म्यूकोसिड डिस्चार्ज बिकम प्यूरुलेंट। अब पस आना वहां से शुरू हो गया है। ओके, माइल्ड एरिथ्रमा ऑन द ओवरलाइंग द स्किन, ऑन रिगरगिटेशन ऑफ फ्रैंक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्लो फ्रॉम द लोअर पंक्टम। लोअर पंक्टम से क्या होगा, डिस्चार्ज बाहर आएगा। ओके, इट ओपनिंग ऑफ कैनालिकुलाई आर ब्लॉक एट दिस स्टेज, सो कॉल्ड इंसिस्टेड पायोसिल रिजल्ट। ओके, जो कैंथस के पास होता है ना उसे हम क्या कहेंगे, पंक्टम कहते हैं। हाँ, जो मैंने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा कि कैनालिकुलाई लोअर एंड सुपेरियर इंफीरियर कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई वहां पे नहीं होता, वहां पे पंक्टम होता है। ध्यान दो, वहां पे आपने कैनालिकुलाई सुना होगा तो उसको इग्नोर करो, वहां पे पंक्टम होगा। पंक्टम, ये हमारा सुपेरियर और इंफीरियर दो पंक्टम है। यहां ब्लॉक होने की वजह से यहां से क्या होगा, ये पस, वहां पे इंफेक्शन रहेगा, पस। ये प्यूरुलेंट स्टेज है, ये तीसरा स्टेज भी हो गया। और चौथा लास्ट स्टेज, तीसरे में भी हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। लो ग्रेड रिपीटेड इंफेक्शन, बार बार इंफेक्शन हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, 1 साल हो गया है, 6 महीना हो गया है, तो क्या होगा, डाइक्रोसिस्टोइटिस यहाँ पे पूरा ही फॉर्म हो जाएगा। थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद परसिस्टेंट एपिफोरा एंड डिस्चार्ज। सब लक्षण जो है ज्यादा मात्रा में दिखने लगेंगे, बहुत ज्यादा वहां से क्या स्वेलिंग रहेगा, बहुत ज्यादा वहां पे म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज आता ही रहेगा। ओके, वेरी स्मॉल सैक विद इरेगुलर फोल्ड इन द म्यूकोसा। अब हमने ये चारों स्टेज देख लिए, आपको बताया स्वेलिंग थोड़ा कहाँ होता है, ज्यादा कहाँ होता है, पस कहाँ आता है, और आखिरी स्टेज में क्या होता है। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा दिन रहने की वजह से क्या हो गया, ये चौथे स्टेज में आ गया। अब ये पहले स्टेज से हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। सबसे पहले इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कैसे करें। ये रिपीटेड अगर हो रहा है तो सबसे पहले हमने सैक सिरिंजिंग करनी है। सैक सिरिंजिंग के बाद हम वहां पे एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज करेंगे। ओके, ये लैक्रिमल जो वहां पे हमारी डक्ट है, इसकी सिरिंजिंग अगर हम करते हैं तो छोटा मोटा ब्लॉक वहां से निकल जाता है। इससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम एंटीबायोटिक ओरली भी देते हैं। ओरली एंटीबायोटिक हम देंगे, थोड़े 10 दिन के लिए करेंगे ट्रीटमेंट, स्वेलिंग कम हो जाएगा। ओके, फिर सैक सिरिंजिंग करेंगे, नहीं हुआ तो प्रोबिंग करेंगे। ये सभी से भी नहीं होता है तो हमें 2 सर्जरीज यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन सी सर्जरीज बता गई है, देखो। सबसे पहले सर्जरी है डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी और दूसरा है डाइक्रोसिस्टेक्टॉमी। ओके, 2 सर्जरी है, दोनों में क्या फर्क है, एक में सैक ही निकाली दी जाएंगी और एक में वहां पे फ्लैप करके नया जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज का पाथ तैयार किया जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट हमें करना है। अभी ये हो गया क्रोनिक का। अभी एक्यूट का अगर होगा तो एक्यूट डाइक्रोसिस्टाइटिस इज एन एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। अभी हुआ है, प्रेजेंस क्या है वहां पे, पेनफुल स्वेलिंग है, कहां पे है, सैक के आजू बाजू में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 3 स्टेज सबसे पहले हम देखेंगे। पहला स्टेज होगा स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, दूसरा होगा स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सेस और तीसरा होगा फिस्टुला का फॉर्मेशन। पहले इसमें पेनफुल स्वेलिंग रहेगा, रेडनेस रहेगा, एडिमा रहेगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रह के बढ़ गया, उसकी वजह से वहां पे पस जमा हो गया, ये डिस्टेंट हो गया। ये अचानक कुछ दिनों में ही हो गया, क्रोनिक में बहुत सारे दिनों से धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन एक्यूट में ये अटैक आता है डाइक्रोसिस्टाइटिस का जल्दी ही। वहां पे अगर 2 स्टेज में हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये पस वहां से बहते ये बड़ा हो जाएगा, विजन को भी हमारे
हैम्पर करेगा और फिर वहां पे फिस्टुला का फॉर्मेशन होगा। स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन, द अब्सेस फॉर्म हो गया, पस ज्यादा हो गया, इन्फेक्शन बढ़ गया, तो फिस्टुला फॉर्मेशन ऑब्वियसली होगा। इसकी वजह से एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस बैठ सकता है, ये इन्फेक्शन बढ़ के आंखों में जा सकता है। कॉर्नियल एब्रेजन रहेगा, ये कॉम्प्लिकेशन में आएगा, उसके लीड का एब्सेस होगा, कॉर्नियल का अल्सरेशन भी हो सकता है वहां पे मैटर जाके, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बैठ सकता है, फेशियल सेलुलाइटिस बैठ सकता है। इस प्रकार से इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ड्यूरिंग सेलुलाइटिस जो पहला स्टेज होगा वहां पे हम जल्दी टॉपिकल एंटीबायोटिक शुरू करना है। ड्यूरिंग लैक्रिमल एब्सेस में हमें ओरली भी एंटीबायोटिक शुरू करना है, और लैक्रिमल फिस्टुला होता है तो हम डीसीटी और डीसीआर के पास जाते हैं। हम इसके जो सर्जिकल टेक्निक है ये भी देखेंगे, ये आपको स्पेशल लेक्चर में हम उसका वीडियो एक दिखाएंगे। लेकिन हमें पहली 2 स्टेज में अगर इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये आखिरी स्टेज तक नहीं जाएगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक और ओरली एंटीबायोटिक ही इसका अच्छा कोर्स है, ताकि हम डीसीआर डीसीटी के पास नहीं जा सके। डाइक्रोसिस्टाइटिस डेली ओपीडी में हमारा आने वाला पेशेंट है। रोज की ओपीडी में कैटरेक्ट के पेशेंट देखते हो, प्री ऑप में बहुत ही अच्छे से इसको हमें फाइंड करना होता है। डाइक्रोसिस्टाइटिस के साथ अगर हम माइल्ड भी रहे और कैटरेक्ट का ऑपरेटिव करते हैं तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने पेशेंट के लिए उपस्थित हो जाते हैं और पेशेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप डाइक्रोसिस्टाइटिस बहुत अच्छे से और पढ़िए, क्रोनिक क्या है, एक्यूट क्या है, कंजेनाइटल क्या है, ये देखिए। आप इसके ऊपर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आप खुद भी इसके वीडियो देखिए। इसके स्टेजेस को हम अब क्या करेंगे, चार्ट में देखेंगे और दीवार पे चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारे ध्यान में रह जाएगा। 4 पहला जो स्टेज है, पहले के क्रोनिक के 4 और एक्यूट के जो 3, ये हमें ध्यान में रहने चाहिए। डीसीआर डीसीटी हम सर्जरी पार्ट में देखेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।